दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी क्राइम स्टोरी सुनी है जो बिल्कुल आपसे चिपक गई हो? वो हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती हो और आप उसके बारे में हर दिन अपडेट लेने के लिए इधर उधर ताकते झांकते रहते हो। बेशक ऐसी बहुत कम ही घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसी ही कहानी ढूंढ कर लाया हूँ। ये क्राइम की दुनिया का सबसे रेयर केस माना जाता है। बेशक आज इस घटना को बीते 10 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसके बारे में आज भी बहुत बातें लोगों के मुंह पर चलती हैं। ना सिर्फ उस जगह पर जहां ये हुई, बल्कि पूरी दुनिया इसके बारे में सुनना चाहती है। और जब आप इस घटना को सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप खुद भी इसके अपडेट के लिए इधर उधर जरूर भागेंगे। इस केस की सबसे खास बात यह थी कि जो क्राइम इसमें हुआ वो कुछ खास नहीं था, बल्कि इसके होने के बाद इसका असर जो पूरे समाज पर पड़ा और कैसे लोगों ने इसके प्रति रिएक्ट किया वो बहुत कमाल का था। और ये था द केस ऑफ नवाडा टान। वो साल था सन 2004 का, जब सोशल मीडिया नाम की चीज लगभग ना के बराबर थी और इंटरनेट उस समय भी बड़े बड़े फोरम्स और बोर्ड्स के ऊपर ही चलता था। 1 जून 2004 के दिन ससेबो शहर में शुरुआत बहुत आम सी थी। उस सुबह भी रोड्स पर वही गाड़ियों की भीड़ और बच्चे सुबह सुबह स्कूल्स की तरफ जा रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो अपने बच्चों को स्कूल में क्लास लगाने के लिए भेज रहे हैं तो वो उसका आखिरी दिन हो सकता है। उस दिन दो ऐसे ही परिवारों की जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नात्सुमी और सूजी सातोमी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। ये दोनों एक ही क्लास में थी और दोनों एक साथ बास्केटबॉल की टीम में हिस्सा लेती थी। लेकिन इस घटना में बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता थी कि इन दोनों ने अभी कुछ दिनों पहले ही इस स्कूल में आना शुरू किया था। सन 2004 में जब सोशल मीडिया पर दोस्त बातें नहीं कर सकते थे तो लोगों ने मैसेजिंग बोर्ड्स बनाए ताकि वो स्कूल के बाद भी एक दूसरे से बातें कर सकें। वो लगभग सोशल मीडिया के जैसे ही थे जैसे कि आज हम यूज करते हैं, और उस समय बच्चों के बीच इसका क्रेज बहुत ज्यादा चला। लेकिन यही प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रॉब्लम्स का भंडार दुनिया भर में पैदा कर रहे थे। और ऐसे ही एक बोर्ड पर सातोमी ने नात्सुमी को कुछ बुरा भला कह डाला। वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में उसे कुछ कहने लगी, और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह थी कि इस बोर्ड पर होने वाले कमेंट्स पूरी क्लास देख सकती थी। अब आपने देखा ही होगा कि आमतौर पर बच्चे आपस में बहुत जल्दी लड़ना शुरू कर देते हैं। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत बेतुकी बातों पर अपने दोस्तों से लड़ लिया करता था, और स्कूल की छुट्टी होते होते हम सभी वो सब कुछ भूल जाया करते थे। लेकिन नात्सुमी के साथ ये केस नहीं था। उसकी माता को तो ये एहसास भी नहीं था कि जब उसने अपनी बेटी को सुबह सुबह टिफिन बॉक्स पकड़ाकर स्कूल जाने के लिए भेजा तो वो स्कूल जाते जाते अपने साथ एक सीक्रेट लेकर चल रही थी। वो अपनी जेब में एक कटर लेकर घर से निकली थी, और उस सुबह का पहला हिस्सा बिल्कुल आम सा था। दोनों लड़कियां क्लास में आई और लंच ब्रेक तक सब कुछ सही चला, और तब नात्सुमी ने सातोमी को उसके साथ एक खाली क्लासरूम में चलने के लिए कहा। और जब वो दोनों अकेली थी तभी नात्सुमी ने अपनी ही दोस्त पर बुरे भले शब्द कहने शुरू कर दिए, और इसी लड़ाई में उसने अपना वो कटर जेब से निकाला जो उसने सुबह घर से उठाया था। उस कटर से नात्सुमी ने सातोमी के हाथों पर अनगिनत कट मारे, और जब सातोमी अपने हाथों को पकड़कर आगे बढ़ रही थी तभी पीछे से नात्सुमी ने सातोमी के गले पर वार किया, और इसी वार में सातोमी की जिंदगी को वहीं रोक दिया। इससे भी कमाल की बात यह थी कि नात्सुमी अभी भी क्लासरूम में मौजूद थी और वो सातोमी को मरते हुए देख रही थी। खून से पूरे क्लास का फ्लोर भर चुका था, और जब सातोमी ने सांसें लेना बंद कर दिया तब नात्सुमी ने अंतिम बार उसके सर पर लात मारी, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो मर चुकी है। पूरी तरह से खून से लथपथ होकर हाथों में कटर लिए नात्सुमी उस क्लासरूम से बाहर आई और सीधा अपनी क्लास में गई जहाँ पर सभी बच्चे लंच कर रहे थे। और जब क्लास के सभी बच्चों और उनके टीचर ने नात्सुमी को खून से लथपथ देखा तो सभी को लगा कि उसने खुद को चोट पहुंचा ली है। लेकिन तभी नात्सुमी ने मुंह खोला और कहा कि ये खून उसका नहीं है। ये कहते ही तुरंत क्लास टीचर द्वारा पुलिस को कॉल किया गया, और कुछ ही मिनट्स में पुलिस वहां पहुंच गई। और जो भी इसके बारे में सुन रहा था किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बेशक जापान में बहुत मर्डर्स होते हैं, लेकिन ससेबो जैसे शांत शहर में एक बच्चे द्वारा हत्या किए जाना सच में दिल दहला देने वाला था। जब पुलिस वहां पहुंची तो नात्सुमी से पूछताछ कर सातोमी का पता लगाया। पुलिस सीधा उस क्लासरूम में गई जहां पर देखा गया कि सातोमी को मारने से पहले नात्सुमी ने क्लास के पर्दे पूरी तरह से ढक दिए थे। सातोमी अभी भी फर्श पर पड़ी थी, उसका मुंह जमीन की तरफ था, और किसी को भी उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और तभी स्कूल वालों के सामने ये मुश्किल आई कि उन्हें अब सातोमी के पिता को फोन करके उनकी बेटी के बारे में बताना था। सातोमी के पिता का नाम क्योजी मितराई था, जो ये बात सुनकर तुरंत स्कूल पहुंचे। उस समय उनको सिर्फ सातोमी के चोट लगने के बारे में बताया गया था, और असल बातें उनके सामने नहीं रखी गई थी। क्योजी की पत्नी पहले ही मर चुकी थी और वो अकेले ही 3 बच्चों को संभाल रहे थे।
अपनी पत्नी को खोने के गम से वो भी बाहर भी नहीं आए थे और अब उन्हें अपनी बेटी का दुख भी झेलना था। आप और मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो पल उनके लिए कैसे रहे होंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो तो सातोमी के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। उनकी बेटी सातोमी उनके लिए हवा के जैसी थी, जिसके सहारे वो सांसें लेते थे। और जब टाइम आया नात्सुमी को गिरफ्तार करने का, तब उसने कहा कि उसके द्वारा किए गए काम से वो बहुत परेशान है। उसने मौके पर ही सभी के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने एक घिनौना काम कर डाला है और वो अब सभी के सामने सॉरी सॉरी चिल्लाने लगी। लेकिन उसके सॉरी सॉरी बोलते हुए ही पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद नात्सुमी ने किसी से भी बोलने और खाने पीने से मना कर दिया। वो पूरी तरह से सदमे में जा चुकी थी और ये सब देखना वहां के पुलिस वालों के लिए और भी मुश्किलों भरा था। वो सभी इस बात को समझने की जल्दी कर रहे थे कि क्यों अच्छे दोस्त होते हुए भी नात्सुमी ने सातोमी को क्यों मारा। नात्सुमी ने पूरी रात स्टेशन में रोते हुए बिताई। अगली सुबह फाइनली पुलिस द्वारा दिए गए नाश्ते को लिया और इसके बाद ही उसने पुलिस को बताया कि क्यों उसने इतना भयंकर काम किया। इस पॉइंट पर आते आते मीडिया को भी ये बात पता चल चुकी थी और ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। पूरी दुनिया से सातोमी के परिवार को संवेदनाएं जताई गई और कुछ लोग नात्सुमी को भी माफ कर रहे थे क्योंकि अभी वो एक माइनर थी। 2 महीने बाद नात्सुमी का ट्रायल शुरू किया जाना था और तब इन्वेस्टिगेटर्स ने नात्सुमी के पास्ट को अच्छे से खंगालने का सोचा और ये जानने लगे कि क्यों एक बच्ची अपने जैसे ही दूसरी लड़की को मारने जैसा स्टेप उठाएगी। क्लास में नात्सुमी एक अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी टीचर ने बताया कि वो कभी कभी ऐसा बिहेव करती थी जैसे उसकी जिंदगी में सब कुछ खराब चल रहा हो। उसने बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया था जिसमें उसके काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन एकदम से उसका सब कुछ बदल गया। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई से खुश नहीं थे और उसी वजह से उन्होंने नात्सुमी को बास्केटबॉल खेलना छुड़वाया। उसके ऊपर अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा दबाव था, इसलिए वो स्कूल के किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। उस समय भी सभी को यही लगता था कि खेलकूद से ज्यादा पढ़ाई के ग्रेड्स जरूरी हैं, लेकिन यहीं तक सब कुछ नहीं रुका। नात्सुमी की फोन और लैपटॉप हिस्ट्री देखने के बाद पता चला कि वो कुछ बहुत डार्क मीडिया, कार्टून्स और ऐसी मूवीज देखती है जो कि उसके उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है। वो एक बैटल रॉयल बुक पढ़ती है और वही बुक उसके कमरे से निकाली गई, जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे दोस्तों का एक ग्रुप आइलैंड पर फंस जाता है और उन्होंने अपनी जिंदगी जीने के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाए और अंत में सिर्फ एक ही बंदा आइलैंड पर बचता है। साइकोलॉजिस्ट ने भी नात्सुमी को अच्छे से जांचा और उन्हें उसकी जिंदगी के कुछ पुराने इंसिडेंट्स का पता चला। अपने साथ स्कूल में चाकू लेकर जाना और उसी से एक बच्ची का कत्ल कर देना, इसके बारे में दुनिया भर में बातें चलने लगी और सभी माता पिता यही सोच रहे थे कि कैसे वो अपने बच्चों को ऐसा कुछ करने से रोक सकते हैं। जहां बहुत से लोग ये मान रहे थे कि उसने ये सब कुछ इंटरनेट से सीखा, वहीं पुलिस और डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो हिकिकोमोरी सिंड्रोम से पीड़ित है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को इंटरनेट की लत लग जाती है, समाज से वो पूरी तरह से कट जाता है और शायद वो धीरे धीरे अपने डिप्रेशन में चला जाता है। 15 सितंबर 2004 के दिन जापान की कोर्ट ने नात्सुमी को दोषी करार दिया, लेकिन डॉक्टर्स को नात्सुमी में कोई बीमारी नहीं मिली, पर फिर भी कोर्ट सिर्फ उसकी उम्र की वजह से बार बार इस केस को गंभीरता से देख रही थी और अब ये सोचना मुश्किल था कि क्या वो समाज के लिए खतरा है या नहीं। अगर नहीं तो उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजकर ठीक किया जा सकता है या नहीं। जिसके बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि नात्सुमी को 2 साल की गैर जमानती जेल काटनी पड़ेगी, लेकिन जब 2006 में उसकी सजा पूरी होने वाली थी तब कोर्ट ने उसे 2 साल और बढ़ा दिया। अक्टूबर 2005 में नात्सुमी और सातोमी उस स्कूल से पास आउट होने वाले थे और स्कूल ने फिर भी 2005 में उन्हें उनकी डिग्री दे दी। ये बात आज भी किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि क्या नात्सुमी को सच में उसके स्कूल द्वारा डिग्री दी गई थी या नहीं। जिसके बाद कोर्ट ने फिर से नात्सुमी को एक चांस दिया समाज में सही तरीके से रहने का। सन 2008 में नात्सुमी की जेल की सजा पूरी हुई, जिसके बाद उसे उसके ही घर में नजरबंद करके रखने की सजा दी गई। और कमाल की बात यह थी कि अब वो आने वाले 5 सालों तक अपने परिवार के साथ तो रह सकती थी, लेकिन अपने घर से बाहर नहीं आ सकती थी। सरकार ने उन्हें एक अलग घर दिया जो कि आज भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। आज नात्सुमी बिल्कुल आजाद एक आम नागरिक की तरह दुनिया में रहती है, लेकिन आज वो कहाँ है और उसकी नई पहचान क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सातोमी की हत्या का जो रिएक्शन मीडिया में उठा वो बहुत अजीब था। दुनिया भर की मीडिया में इस केस को अलग अलग तौर पर दिखाया गया। खास तौर पर हर देश की मीडिया नात्सुमी की उम्र गलत बता रही थी और सच कहूं तो मुझे खुद उसकी उम्र का नहीं पता, इसलिए पूरी वीडियो में मैंने कहीं भी आपको उसकी उम्र नहीं बताई। नात्सुमी भी उसका असली नाम था या नहीं, वहीं उसकी एक फोटो जिसमें उसका नाम नात्सुमी बताकर इंटरनेट पर वायरल
की गई और एक फोटो जिसमें एक लड़की जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ नवाडा की टी शर्ट पहनी हुई थी उसे भी वायरल किया गया और इसलिए आज इस केस को नवाडा टान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर टान का मतलब है चैन, जिसका मतलब हिंदी में दोस्त होता है। जिसने भी इसकी कहानी सुनी वो अंदर तक हिल गया, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ऐसा काम करना सभी के लिए दिल दहला देने वाला था। आज भी ये एक अफवाह है कि उसने सातोमी का कत्ल करते हुए नवाडा की टी शर्ट पहनी थी। उसी समय जापान के मैसेजिंग बॉक्स में भी नवाडा का नाम बहुत पॉपुलर हुआ। कलाकार लोगों ने नात्सुमी की ड्राइंग्स तक बनाकर इंटरनेट पर डाली और उन ड्राइंग्स में भी नात्सुमी ने नवाडा की टी शर्ट पहनी हुई थी। एक और कार्टून जिसका नाम चिबी था, उसका उदाहरण देकर नात्सुमी को ड्रॉ किया गया। मीडिया ने नात्सुमी को एक फिक्शन कैरेक्टर बनाकर रख दिया। उसके ऊपर कॉमिक्स तक बनाई गई जिसमें दिखाया गया कि उसने कैसे सातोमी की जान ली। इससे यूनिवर्सिटी ऑफ नवाडा की इतनी बेइज्जती हुई कि उन्होंने ऐसी टी शर्ट बनवानी ही बंद कर दी और इसे छुपाने के लिए यूनिवर्सिटी ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वो सफल हो नहीं पाए। मेरे ख्याल से इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ नवाडा की तो कोई गलती नहीं थी। आज भी लोग इस केस को रियलिटी से ज्यादा कॉमिक बुक्स की वजह से जानते हैं, लेकिन मैं सभी को बता दूं कि सच में सातोमी की हत्या हुई थी। अब नात्सुमी जहां भी हो, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अब सुधर चुकी होगी, खुद के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए। वो अब मुसीबत बनकर सामने नहीं आएगी। कुछ ऐसे मासूम लोग जिनको उसका पास्ट नहीं पता, वो शायद उसके झांसे में आ सकते हैं। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको लगता है कि नात्सुमी को वो इंटरनेट पर कितनी पॉपुलर है इसके बारे में पता होगा? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अपने विचार नीचे जरूर बताएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।